गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 13, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे आज कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे ये तीनों टॉपिक 8, 9 और 10 नंबर वाले। मुझे नहीं समझ में आता कि द हिंदू वाले एक ही टॉपिक को बार बार रिपीटेड सेम कंटेंट क्यों दे रहे हैं। पहले इन्होंने इसको आर्टिकल फॉर्म में दिया था, अब इन्होंने इसको एक्सप्लेनर फॉर्म में दे दिया है। क्रिप्टो करेंसी के पहले हम लोग बात कर चुके हैं बहुत बार। कल भी हम लोगों ने बात किया था जिसमें हम लोगों ने आरबीआई और सेबी के स्टैंड के बारे में बात किया था। एफएटीएफ और पाकिस्तान, इसकी भी डिस्कशन हम लोगों ने कल परसों किया था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसके बारे में बात किया था। इनका कंटेंट बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। तो इन्होंने कुछ और न्यूज मिला नहीं होगा तो यहाँ पे इसको डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ज्यादा बात नहीं करेंगे और वो पुराना वाला कंटेंट आपको मैं दूंगा। ये गिग इकोनॉमी हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सा सवाल आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिग इकोनॉमी। यूपीएससी में सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि ये जो टर्म है ना बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे क्यों ये न्यूज में है। क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, ये भी आज का रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन इसमें एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। राइट टू प्राइवेसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, मेन्स एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल हमारे बहुत काम आते हैं। राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दिल्ली का केस है ये, क्या है पूरा मामला। चाइल्ड लेबर के बारे में बात करेंगे, ये मेरा आज का फेवरेट टॉपिक है। इसके बारे में मैंने पहले डिस्कशन नहीं किया क्योंकि काफी पुराना टॉपिक है, तब हम लोगों ने शुरू नहीं किया था एनालिसिस वगैरह। मजा आएगा इसको करने में, ये मस्त रहने वाला है। डायनासोर इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे आज का। इंडिया यूएस डील के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। इंडिक सिविलाइजेशन, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है और इसको लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ एमसीक्यूज और एडिशनल आर्टिकल हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। ओके, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे ना, आपने बहुत सुना होगा ये गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी, है ना, क्या होता है। देखिए 2020 से पहले आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा। 2020 के बाद जब से कोविड आया था तो ये वर्ड बहुत फेवरेट हो गया बहुत लोगों का, गिग इकोनॉमी क्या होता है। तो हुआ ये कि जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो पेंडेमिक के दौरान उसके बाद में लोग ना फ्रीलांसिंग वर्क करने लगे, क्योंकि ऑफिस तो बंद हो गए थे। फ्रीलांसिंग और डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल जो है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, है ना, सारी चीजें डिजिटली होने लगी मोस्टली चीजें। तो ये गिग इकोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो, आपको तब हायर किया जाता है जब आपकी जरूरत होती है। जब वो काम खत्म हो जाता है तो आप दूसरा जॉब पकड़ लेते हो। तो एक ही आदमी वो जो है कई सारे एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है, जिसे हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं। फ्रीलांसिंग को ही बेसिकली बोलते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपका कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं होता है, घर से काम करते हो और एक साथ जो है कई सारे लोगों के लिए काम करते हो। जब का मन करता है काम करते हो, जब नहीं मन करता मत करिए। इसे कहा जाता है गिग इकोनॉमी, जिसकी कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, फ्रीलांसिंग। ठीक है, इतना सही मतलब है। देखिए आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी कंपनियां जो है वो ग्रो करने लगी, है ना। क्रेडिट की आप बात कर लीजिए, आप जोमेटो की बात कर लीजिए, आप जो है पेटीएम की बात कर लीजिए, आप जो है एक अर्बन कंपनी करके बहुत पॉपुलर ऐड आती है, अर्बन कंपनी। ये हर चीज प्रोवाइड कराते हैं भैया। आपको अगर हेड मसाज लेना है आपके घर पे आ जाएंगे, आपको कटिंग करवानी है आपके घर पे आ जाएंगे, आपको बाथरूम साफ करवाना है आपके घर पे आ जाएंगे। तो ये है गिग इकोनॉमी। तो इसके लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को हायर करते हैं। वो इनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन जब काम आता है तो उनको बुला लिया जाता है, जब काम नहीं होता तो अपने घर पे वो आराम से रेस्ट करते हैं। ये गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो ये अर्बन कंपनी के बहुत सारे जो एम्प्लॉयज थे, बेसिकली उनका एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे होते हैं। तो वो आजकल थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी ने उनको निकाल दिया, वो सारी चीजें करके। वो हमारे लिए पर्टिकुलर केस खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गिग इकोनॉमी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन भी है मेरे पास आपके लिए आज एक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये यूपीएससी में सवाल पूछ सकता है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज बीन ऑन द इंक्रीज इन मैनी कंट्रीज इन द फास्ट फ्यू ईयर्स। इन दिस मोर पीपल वर्किंग एज अ फ्री लैंसर्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग की वजह से हम लोगों ने बात किया। दिस इकोनॉमी प्रोवाइड्स वर्कर्स the option for hyper flexible way of work. This economy undermines the traditional economy of full-time workers who rarely change positions and instead focus on the lifetime career. तो मतलब फुल टाइम ऑफिस में जाते हैं, सारी जिंदगी उनकी वहीं पे निकल जाती है, ट्रांसफर होता है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसका फिजिकल लोकेशन होता है। तो ये आंसर हमारा हो जाता है गिग इकोनॉमी। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता ही दिया, वैसे भी सारी चीजें करी ली हम लोगों ने। यस,
मिक्स्ड इकोनॉमी ये नहीं होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जहां पे हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकोनॉमी मानी जाती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें मोस्टली जो वे ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो लेबर होता है, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो मोस्टली गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही कम, ना के बराबर होता है, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आप यूरोपियन इकोनॉमीज को बोल सकते हो, अमेरिकन इकोनॉमीज को बोल सकते हो, मोर और लेस, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जैसे आप रशिया की बात कर सकते हो, चाइना की बात कर सकते हो। एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें टोटली गवर्नमेंट का रोल होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे नॉर्थ कोरिया की आप बात कर सकते हो, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया की, यहाँ पे भैया रिलायंस भी है और यहाँ पे कोल इंडिया भी है, दोनों ही चीजें हैं। पॉन्डिचेरी वार्सिटी इन द क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग, तो उसके बारे में वैसे किसी ने बात कही है कि इस थोड़े समय पहले जो क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग इशू की गई थी, जिसमें इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटी ने जो है टॉप 500 के अंदर आई थी। आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोशल साइंस बेंगलुरु जो है वो साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 186 नंबर पे आया था। और आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी वगैरह वो सब अंडर 500 आए थे। और उसी दौर में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने भी जो है रैंक लिया था बिटवीन 800 एंड 1000, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में है। बाकी आपको इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और कई सारे पैरामीटर्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए जो है फॉलो किए जाते हैं बाय दिस होल पैरामीटर थिंग। एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉय रेपुटेशन कैसा है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है, साइटेशन पर फैकल्टी है कि नहीं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क एंड ऑल दैट। तो इस तरह के उन्होंने कुल मिला के 8 पैरामीटर्स होते हैं जो कि किए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास जानने का है नहीं। उसके अलावा और भी रैंकिंग होती है हमारे पास, जैसे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, क्यूएस ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है। इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज वगैरह के रैंक को इंप्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम हमारे पास है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इम्प्रिंट जिसको बोलते हैं, और उच्चतर आविष्कार योजना, इसका यूएई जिसको बोला जाता है। तो इसमें जो है रिसर्च वगैरह के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो सब किया जाता है, ठीक है। तो ये पुराना टॉपिक है, मैंने कुछ नया इसमें किया नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इन सारी स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो जितना नोट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा गूगल करिए, रिसर्च करिए और अपने करंट अफेयर के टॉपिक्स में आप इसको डाल सकते हो, खासकर ये पहले वाला और ये राइट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये काफी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में बार बार सवाल यहाँ से आ सकते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो ये थोड़ा सा आप खुद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न टाइम्स वॉचेस कीप एन आई ऑन वर्कर्स, मॉडर्न टाइम्स वॉचेस कीप एन आई ऑन वर्कर्स। तो ये बेसिकली टॉपिक काफी पुराना है, 2020 का टॉपिक है। और उस समय जो भी टॉपिक मेरे सामने आया था ना, तो ये मैं इसके बारे में काफी डिस्कस किया था मैंने, लेकिन हम लोग ऑफकोर्स प्रेप आईएएस पे डिस्कस इसको नहीं करते थे उस समय पे। लेकिन चंडीगढ़ में एक बड़ा अजीब सा केस हुआ था वो, कि वहां के जो सफाई कर्मचारी थे ना, जो स्वीपर वगैरह होते हैं, तो उनके जो है हाथ में एक वॉच बांध दिया गया, एक घड़ी बांध दी गई, और ये जीपीएस एनेबल्ड होती है। इससे म्युनिसिपैलिटी को ये पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि ऑफिसर के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो वर्कर्स होते हैं ना, स्वीपर्स वगैरह होते हैं, ये ना घर से आते ही नहीं है ना, और बाद में रजिस्टर में साइन कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ जी सर हमने तो सफाई किया था। ऐसे बहुत सारे केस आए थे जब ये लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर का काम कर रहा होता है, कोई और काम कर रहा होता है, और वो वहां से भी सैलरी ले रहे हैं और वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कई सारे केस सामने आए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, हम आपके लिए सोल्यूशन निकालते हैं। तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हाथ में घड़ी बांध दिया। अब ये जीपीएस एनेबल्ड होता है, इससे पता चल जाता है हायर अथॉरिटी को, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर बैठे हुए हैं, कि वो आदमी इस समय एक्चुअली है कहां पे। मान लो उसकी ड्यूटी सुखना लेक पे है, सुबह सुबह उसको वहां पे 2 घंटे 3 घंटे रहना है, तो घड़ी से ये पता चल जाता है कि वो इस समय लोकेशन कहां पे है। तो बेसिकली उसके लिए किया गया था। लेकिन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको सुनने में कि आपके पैर में हाथ में कोई घड़ी बांध दी गई जिससे आपकी लोकेशन जो है ट्रैक हो रही है। भैया तो इसमें राइट टू प्राइवेसी का क्या हुआ, और क्या इससे वो बेटर वर्क करेंगे? यही तो बड़ी बात है ना। ये घड़ी आपको सिर्फ लोकेशन बता सकती है, क्या पता वो घर से आराम से चाय पानी पी के आते हो और वहां लोकेशन लाके बैठे रहते हो, हाँ घूम रहे हो इधर से उधर, काम ना ही कर रहे हो। तो ये घड़ी आपको लोकेशन तो बता सकती है लेकिन आपसे काम नहीं करवा सकती। लेकिन यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का भी बड़ा इशू है ना। आप उनकी पर्टिकुलर लोकेशन तो पर्सनल लाइफ एंड ऑल दैट, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अब ये टेक्नोलॉजी है तो यार गड़बड़ तो होगा ही। तो कई बार मान लो कोई बैटरी को चार्ज करना भूल गया या उसके बीच में बैटरी डेड हो गई, है ना, तो टेक्नोलॉजी है, कई बार उसकी लोकेशन जो है वो कहीं और दिखा देता है। इतनी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी थोड़ी होती है। तो कई एम्प्लॉइज का ये कहना है कि उनकी फालतू में सैलरी कट गई,
कभी 1500 रुपए, कभी 2000 रुपए, लेकिन हम लोग रोज जाते थे, है ना। या तो उसकी लोकेशन अलग दिखा दी गई होगी या बैटरी डेड हो गई होगी, कुछ भी, और डिपार्टमेंट ने उनको एक्सप्लेन भी नहीं किया कि भैया आपकी सैलरी हम लोगों ने क्यों डिडक्ट की है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं राइट टू प्राइवेसी में। तो इस तरह का एग्जांपल आप जो है दे सकते हो। देखिए, हर केस के लिए आपको अलग से एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे राइट टू प्राइवेसी, इसके लिए आप एक दो एग्जांपल याद करो, और जहां पे भी राइट टू प्राइवेसी है, जीएस पेपर 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे में आप उस एग्जांपल वहां पे डाल सकते हो। तो हर चीज के लिए अलग से एग्जांपल याद करोगे, इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, अदरवाइज तो कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, टॉपिक बहुत ज्यादा आता है न्यूज़पेपर में, एग्जाम में। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप एक या दो एग्जाम्पल याद कर लो, और वही एग्जाम्पल आप हर जगह पे दो। हर बार अलग अलग एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे फार्मर्स के लिए कोई एक दो एग्जांपल आपने याद कर लिया, है ना। वीमेन डिस्क्रिमिनेशन के लिए आपने कोई एक एग्जांपल याद कर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक एग्जांपल याद कर लिया, है ना। तो ये कुछ डिसेबिलिटी के लिए कर लिया, राइट। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ एग्जाम्पल आपने याद कर लिए। तो ऐसे कुछ मिला के जो है 30-40 टोटल एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो हर अलग अलग चीजों की, और एग्जाम में उसको उसी को यूज करो, ठीक है। हर बार नया एग्जांपल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है दिमाग पे खामखा। आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया। और एबनॉर्मल है ये, क्यों है एबनॉर्मल? क्योंकि भैया अंडे के अंदर अंडा है। आपने मूवी देखी होगी ना, एक डेली बेली, उसमें वो किस तरह का वो बना रहता है जिसके अंदर वो डायमंड्स होते हैं। तो एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा डिब्बा, इस तरह से रहता है। तो ये एक एग के अंदर दूसरा एग पाया गया है। और आप बोलोगे सर ये तो बड़ी अनोखी चीज है। हाँ, अनोखी तो है, लेकिन बर्ड्स में एक अनोखी नहीं है। बर्ड्स में ये पाया जाता था पहले भी, ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता था, रेप्टाइल्स, लिजर्ड वगैरह में। और माना जाता है कि ये जो डायनासोर होते थे वो रेप्टाइल कैटेगरी के जो है जानवर माने जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि उनके एग के अंदर एग कैसे मिला। ये बहुत सरप्राइजिंग है, पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में, और ये इंडिया में डिस्कवरी हुई है। तो और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो है धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया का डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क है। वहां पे डायनासोर के बहुत सारे फोसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। वहां पे डिस्कवरी हुई है जहां पे एग के अंदर एग मिला है, ठीक है। और दूसरे जैसे रेप्टाइल हैं, जैसे टर्टल्स, लिजर्ड जो है, क्रोकोडाइल्स वगैरह में जो ये जो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पहली बार जो है वो पाए गए हैं। तो ये बड़ा ही अपने आप में एक अनोखा विचित्र सा एक डिस्कवरी हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है अभी हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब डायनासोर जो है बर्ड्स से रेप्टाइल्स में चेंज हो रहे थे, तो हो सकता है इस इवोल्यूशन के दौरान में वो बीच में किसी कैटेगरी में रहे होंगे, जब वो बर्ड से रेप्टाइल्स में चेंज हो रहे होंगे, तब शायद ये जाके कुछ हुआ होगा। लेकिन अभी प्रॉपर डिस्कवरी इसकी हमें नहीं मिली है, ठीक है। और ये जो डायनासोर के अभी अंडा मिला है वो एक्चुअली सोरोपोड फैमिली से है, जो कि लार्जेस्ट लैंड एनिमल हुआ करते थे आज तक के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से डायनासोर के एग इनको मिल रहे हैं ना, एक दिन मुझे लगता है एग से डायनासोर निकाल के ही मानेंगे। और हो सकता है फ्यूचर में ऐसे टेक्नोलॉजी भी आए जिससे आप डीएनए से उस पर्टिकुलर एनिमल को रिवाइव भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 50-100 सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जब हम लोग पुराने जानवरों को जिनके फॉसिल्स मिले हमें डीएनए वगैरह, वहां से हम एक्चुअली उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है ना। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, खास इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट ये आपने थोड़ा सा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए आपने याद कर लेना है। कांट एनफोर्स आरटीई अनकंडीशनली ऑन द प्राइवेट स्कूल। तो बेसिकली एक दिल्ली के प्राइवेट स्कूल का मामला है जहां पे एक बच्चे ने अपनी फीस नहीं दी थी और स्कूल ने उसका नाम काट दिया था लिस्ट से, और उसको कहा बेटा जाओ घर जाओ अगर आप फीस नहीं दे रहे हो। क्योंकि उस बच्चे के जो फादर थे उन्होंने कोविड-19 की जॉब चली गई थी जिससे उनकी फीस नहीं भर रहे थे, तो वो चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि माई बाप आप चीज देखिए कि जो आरटी हमारे पास है, राइट टू एजुकेशन है, इसके तहत 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन कंपलसरी होती है और फ्री होती है। तो ये स्कूल वाले मेरा नाम क्यों काटते हैं? नहीं काट सकते ना, क्योंकि तो वायलेशन हो गया राइट टू एजुकेशन का। तो ये कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ये जो राइट टू एजुकेशन है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में लगता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं लगता है। जो प्राइवेट स्कूल अनएडेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की जिनको कोई सपोर्ट नहीं होती है, आप उनके ऊपर ये लागू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो फीस लेंगे ना भाई, ऐसे होने लगेगा तो सारे के सारे लोग कोर्ट में चले जाएंगे, बोलेंगे प्राइवेट स्कूल हमारे ऊपर फीस क्यों लगा रहे हैं। तो कोर्ट ने भी बोला देखो जो आरटीई है ना, इसको हम लोग अनकंडीशनली नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपको ये इसका फायदा उठाना ही है तो अपने बच्चे को आप गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, आपका एजुकेशन फ्री मिलेगी, आपका एजुकेशन कंपलसरी मिलेगी, किताबें भी मिलेंगी, यूनिफॉर्म भी मिलेगी। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मामला है।
तो राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 भी ऐड किया गया था, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होती है, जिसकी जो है 6 से 14 साल के बच्चों की, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और भी कही गई थी कि जो 25% रिजर्वेशन दिया गया था डिसएडवांटेज सेक्शन को, मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दिया गया था। ये डिसएडवांटेज सेक्शन कौन से होते हैं? SC ST, सोशल बैकवर्ड क्लास और डिफरेंटली एबल्ड। तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑफकोर्स है ही, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% सीट जो है इनके लिए वहां पे रिजर्व की गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कई सारे जो है यहाँ पे चीजें की गई थी, और जो फाइनेंशियल फंडिंग वगैरह होती है वो सेंट्रल स्टेट दोनों के द्वारा की जाती है। और इसमें पीपल टीचर रेशो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स वगैरह ये सब डिसाइड किए गए थे राइट टू एजुकेशन के अंदर में। राइट टू एजुकेशन के अंदर एक और चीज कही गई थी इनिशियली जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं करोगे। और वैसे पहले एग्जाम भी नहीं होते थे, लेकिन 2019 में सरकार ने कहा कि नहीं भैया हम एग्जाम तो कंडक्ट जरूर करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि बच्चों के एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाते हैं और क्वालिटी एक्चुअली काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, है ना। जब आप एग्जाम ही नहीं लोगे, बच्चे को फेल ही नहीं करोगे, अब वो कुछ को आता हो या ना आता हो, क्या मतलब है उस चीज का, है ना। आप उसको फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फिफ्थ में आराम से भेज रहे हो। तो क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार ने फिर से यहाँ पे एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। और इसीलिए बेसिकली इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और भी इसके अलावा राइट टू एजुकेशन के अंदर कई सारी चीजें की गई थी कि जैसे आप बच्चे को फिजिकली पनिशमेंट नहीं कर सकते हो, उसको आप मार पिटाई नहीं कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता इसको कितना ज्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत सारे स्कूलों में मुझे अभी भी लगता है कि बहुत मार पिटाई की जाती है। जो पुराने टीचर है ना यार, उनकी आदतें थोड़ी छूटती हैं। नया टीचर तो ठीक है, बच्चे को नहीं मारेंगे, उनको क्या मतलब है। पुराने टीचर तो अभी भी धड़ाधड़ मारते हैं। हमें याद है अपने स्कूल में इतना पिटाई होता था। मेरा इतना ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक सा था, लेकिन 2-4 बार हुआ है, तो तसल्ली से वो आज भी याद है मुझे। आजकल तो खैर पिटाई विटाई इतनी ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। कैपिटेशन फीस वगैरह नहीं ली जाएगी, मतलब जो बहुत जगह होता है ना कि वो डोनेशन के बेसिस पे एंड ऑल दैट, वो सब नहीं दी जाती है। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, अगर किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो नहीं चल सकता। इसमें भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता होगा, है ना। बहुत सारे स्कूल आसपास अपने ऐसे होते ही हैं। खैर वो सारी सारी चीजें हैं। और इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ मामलों में। जैसे बहुत बड़ी बात यह है कि क्वालिटी, है ना, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया गया है, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया। सिर्फ इनपुट के ऊपर फोकस किया गया है कि सारे सारे मोस्टली बच्चों का एनरोल कराना है, लेकिन आउटपुट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है ना। तो यहां पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन is proved to be a landmark in education policy of India, but not without criticism. 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं है, राइट टू एजुकेशन के कुछ आपने प्लस पॉइंट बताने हैं और फिर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है, मतलब क्रिटिकली इस पर एनालिसिस करना है, और फिर बाद में जाके एक अच्छा सा सॉल्यूशन और सजेशंस भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ, तो लेकिन जो आर्टिकल मैंने आपको करवाया है ये एनफ नहीं है, थोड़ा सा आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा और आप इस क्वेश्चन को लिखिए और उसको सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है स्टडी रिवील्स चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क फॉर मोर देन 12 आवर। अरे भैया ये आर्टिकल ना मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, है ना। हम आजकल रियलिटी शोज खूब सारे देखते हैं, है ना, डांस शोज, लिटिल चैंप, ये दुनिया भर के आते हैं। इसमें आपने चीजें ने रियलाइज किया होगा कि ये बच्चे स्कूल कब जाते हैं। आपने सोचा है कभी ये बात? रोज रोज तो वो शो करते हैं और इतना बढ़िया डांस करते हैं, इतना बढ़िया गाना गाते हैं, जिसके लिए भैया घंटों घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं आधे घंटे के अंदर, वो बाथरूम सिंगर थोड़ी ना है और बाथरूम डांसर भी नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि यार ये बच्चे कितना काम करते हैं, है ना। हम लोगों से तो जो है 4 घंटे बैठ के टेबल पे पढ़ा नहीं जाता, वो लोग बेचारे 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं। कितने मेहनती लोग होते हैं। कभी कभी थोड़ा जेलसी भी होता होगा, और लेकिन कभी कभी इंप्रेस भी होते होंगे कि, लेकिन कभी कभी बड़ा दुख भी आता है। कितनी कम उम्र में छोटे बच्चे हैं जिनको भी खेलना चाहिए बाहर पार्क में, वो बच्चे इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, पैसे के लिए कर रहे हैं।
पैसा कमा रहे हैं, उस फैमिली का मजा, उस पैसे का मजा कौन लूट रहा है? उनकी फैमिली लूट रही है, या फिर वो जो चैनल वाले हैं उनको टीआरपी मिल रहा है ना, उनका एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, भैया करोड़ों कमा रहे हैं लोग उनके। तो उनका बचपन जो है वो छीन लिया गया और उस बचपन को छीन के जो है पैसा कमाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आपको? मुझे तो बिल्कुल पर्सनली लगता है। जिस उम्र में बच्चे को खेलना चाहिए खेलना चाहिए। हाँ, इसके काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि वो बच्चा अपना टैलेंट डेवलप कर रहा है एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हो सकती हैं, वो भी एक बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट है, नो डाउट। यहाँ पे एक बहुत सारा आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है, छोटे बच्चे स्पोर्ट्स भी करते हैं ना, और जो बच्चा टैलेंट जो है टीवी के ऊपर आता है, इन दोनों में क्या फर्क है? कुछ लोगों का कहना है कोई फर्क नहीं है। जो स्पोर्ट्स बच्चा करता है वो भी रिकॉग्निशन के लिए करता है, पैसे के लिए कर रहा है, नाम कमाने के लिए कर रहा है। जो बच्चा टैलेंट शोज में जा रहा है वो भी अपना पैसे के लिए कर रहा है, नाम कमाने के लिए कर रहा है। भैया जो स्पोर्ट्स के थ्रू जा रहा है उसका अपना टैलेंट है, जो डांस के थ्रू जा रहा है उसका अपना टैलेंट है। तो क्यों दोनों को डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो अगर आप ये टैलेंट शो को बंद करना चाहते हो तो फिर बच्चों के स्पोर्ट्स भी बंद करो, है ना? क्यों आप उनको जबरदस्ती 10-10 12 घंटे ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उनको स्पोर्ट्स करवा रहे हो? तो दोनों का एक अपना जो है काउंटर आर्गुमेंट और वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है। हाँ, आपसे मैं जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको क्या लगता है कि ये जो रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा जबरदस्ती हो रही है और नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है ठीक है सर, जब स्पोर्ट्स करवाते हैं तो ये भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? और आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स, जो चाइल्ड स्पोर्ट्स होते हैं और जो टैलेंट शोज होते हैं, क्या फर्क है? आपको लगता है दोनों सेम है या आपको लगता है दोनों डिफरेंट हैं? आप अपने आर्गुमेंट और अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा और कल आपके उनके ऊपर ओपिनियन का हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना? थोड़े से यहाँ पे थोड़ा सा एथिकल डायलेमा भी है। अगर आप स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हो तो फिर उनको भी सपोर्ट करो, अगर आप उनके अगेंस्ट में हो तो आप स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में हो जाओ, क्योंकि दोनों लगभग कैटेगरी सेम होती हैं, है ना? एनीवेज, तो जो है वही उसके बारे में बात कही गई है। तो हमारे पास जो है एक एक्ट है जिसे कहा जाता है चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम लोग कालप्रा कहते हैं। इसके तहत कोई भी बच्चा बेसिकली 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और वो भी 5 घंटे जो काम होते हैं वो नॉन हैजार्डियस कंडीशन में होने चाहिए। लेकिन कुछ एनजीओ का रिपोर्ट कहना है कि ये जो बच्चे टैलेंट शो में काम करते हैं टीवी में, वो 12-12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जो कि उस एक्ट का क्लियरली वायलेशन है। ठीक है, तो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, तो हमारी कंट्री में जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो 8.7% ऑफ ऑल मेल एक्टर्स आर चाइल्ड एक्टर्स, 15.7% ऑफ ऑल फीमेल एक्टर्स आर अंडर द एज ऑफ 18। कितने सारे शोज आते हैं, बालिका वधू, ये दुनिया भर के, है ना? तो उनको रोज जाना पड़ता है शूटिंग करने के लिए, वो 8-10 घंटे शूटिंग करते हैं, फिर घर पे आते हैं, भैया आप कब पढ़ाई करोगे, कब आप खेलोगे एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हैं। तो उनकी फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे इंपैक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट भी ये भी है कि बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे टैलेंट शो में जाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया। लेकिन उनका आर्गुमेंट भी बड़ा जबरदस्त है। वो कहते हैं कि भैया हम लोग फॉर्मल एजुकेशन क्यों दिलवाते हैं, क्या रीजन है? ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। और जब हमारे बच्चे को अभी एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है तो उसको एजुकेशन दिलवाने का फायदा क्या हुआ, है ना? ये एक आर्गुमेंट है। कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, कितने सारे ऐसे हमारे फिल्मों के सेलिब्रिटीज हैं जो 10वीं 12वीं पास हैं, वो कभी कॉलेज में गए ही नहीं, है ना? आमिर खान, दीपिका पादुकोण, पता नहीं दुनिया भर के हैं, ठीक है, वो गए ही नहीं कभी कॉलेज में। वो 10वीं 12वीं पास किया, मुश्किल से गिरते पड़ते हुए 2-4 बार फेल होके, और फिर वो आर्टिस्ट बन गए। तो उनको क्या जरूरत है एजुकेशन की? ऐसा पेरेंट्स का आर्गुमेंट भी है। आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है कि नहीं है? क्या बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए करियर को, क्योंकि करियर तो उनका पहले बन गया है ना, तो उनको क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है? ऐसा पेरेंट्स का आर्गुमेंट है। और भी यहाँ पे एक चीज कही गई कि जो कालप्रा एक्ट है उसके तहत बच्चा जितनी भी कमाई करता है अपनी चाइल्ड आर्टिस्ट होने से, उसका 20% जो है फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा, 21 प्लस हो जाएगा, तब जाके वो अपनी एफडी का यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जितना भी बच्चा पैसा कमा रहा है वो सारा पैसा उनके पेरेंट्स के खाते में जा रहा है, और पेरेंट्स उसको अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से। ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है। तो ये अभी देखना रहेगा कि इसमें जो है क्या मामला सामने आता है, कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलता है। मजा आएगा इसको आगे ट्रैक करने में, इस न्यूज को। पर्सनली मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, बाकी चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको प्रोहिबिट करता है किसी भी काम में। लेकिन इंडिया में क्या चाइल्ड लेबर इलीगल है? ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है। इंडिया में चाइल्ड लेबर, हर तरह की चाइल्ड लेबर इलीगल नहीं है।
अगर अपने फैमिली प्रोफेशन में अगर आप हो, अपने पेरेंट्स का अगर आप जो स्किल है वो सीख रहे हो और नॉन हैजार्डियस कंडीशन में अगर आप कर रहे हो और जिससे आपकी नॉर्मल एजुकेशन इंपैक्ट नहीं हो रही है, तो इंडिया में चाइल्ड लेबर अलाउड है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वर्क आप करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स अगर आर्टिस्ट हैं या कोई भी आपके घर का जो काम होता है वो सीख रहे हो अपने पेरेंट्स का काम धंधा, तो वो बिल्कुल भी इंडिया में इनवैलिड नहीं है। हाँ, अगर आपकी एजुकेशन इंपैक्ट होती है, हजार्डियस कंडीशन में आप काम करते हो, तो डेफिनेटली वो इलीगल है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया इन टॉक्स फॉर द मोर अपाचे एंड द चिनूक चोपर्स, तो बेसिकली हेलीकॉप्टर हैं और इंडिया ऑलरेडी इनको यूज करता है। 2015 के अंदर ही इंडिया ने $3 बिलियन का डील किया था अमेरिका के साथ, और ये हेलीकॉप्टर हम लोगों ने लिए थे। 15 चिनूक हेलीकॉप्टर लिए थे और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे, और ये काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। तो एक्चुअली जो हम लोगों ने फ्रांस से जो लिया है, हम लोगों ने जो उनसे हम लोगों ने मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह लिए हैं और वेपन्स वगैरह लिए हैं, जिनमें से रफाल का बहुत बड़ा नाम आता है, तो ये रफाल से एक तरह से बेटर है। हालांकि हेलीकॉप्टर है, हमारे पास रफाल हेलीकॉप्टर भी है, उनसे बेटर है, क्योंकि ये जो चिनूक और अपाचे है ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन रफाल जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में काम नहीं कर सकता। जैसे वो शिप के ऊपर काम नहीं कर सकता, उसको लैंड पे चाहिए, क्योंकि शिप तो हिलता रहता है ना, और वहां पे वो गड़बड़ हो जाती है, गिर जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए इंडिया ने जो है थोड़ा अभी और डील किया है अमेरिका के साथ। अभी हम लोग और ज्यादा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। तो इनके बारे में वैसे आपको ज्यादा इंडिविजुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, चिनूक के बारे में भी और थोड़ा सा आप अपाचे के बारे में भी। तो जैसे चिनूक के बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। इट इज कैपेबल ऑफ एयर लिफ्टिंग डाइवर्स मिलिट्री नॉलेज, ठीक है, वो कर सकता है। क्रिटिकल सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है, और ये पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल्ड होता है, और इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत काम आता है, लेकिन रफाल उतना ज्यादा काम नहीं आता है। तो ये कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हो, ज्यादा मत पढ़ना, बस थोड़ा सा। क्रिप्टो कॉन्ड्रम, ये बिल्कुल रिपीटेड सा टॉपिक है, इसको दोबारा हम लोग नहीं करेंगे। बेसिकली ये पूरा दोबारा से उसने यही बताया कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस है वो क्या है। तो क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है? भैया आज भी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब तक सरकार प्रॉपर कानून पास नहीं करेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स सरकार ने लगा दिया है, और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को हम लोग एज अ करेंसी यूज नहीं करते। सरकार कहती है कि क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है, जैसे हमारी एक लैंड होती है, कुछ भी होता है, एसेट है, इट्स नॉट अ करेंसी। तो उसके बारे में रिपीटेड आर्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने परसों इसको किया था। अगर किसी को पढ़ना है इसके बारे में तो परसों वाला एडिटोरियल जाके आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी सी डिटेल हम लोगों ने किया है। एफएटीएफ और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ग्रे लिस्ट में, ये भी हम लोगों ने कल किया था बहुत अच्छे से, और कल वाला कंटेंट ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, एफएटीएफ क्या होता है, और ये जो है कब हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी, क्या इसका पर्पस हुआ करता था। इनिशियली इसका पर्पस मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करता था, बाद में टेररिस्ट फंडिंग भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। पेरिस में हेडक्वार्टर होता है, और दो तरह की अभी टोटल 37 मेंबर हैं इसके अंदर, और 2010 में इंडिया को 34th मेंबर बनाया गया था। इसके अंदर दो लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है और ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट के अंदर जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है अभी फिलहाल के टाइम पे, और ग्रे लिस्ट के अंदर तो बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान बेसिकली ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है, और इसलिए उसने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई भी की है। वो सारी चीजें हैं। कंसिक्वेंस क्या हो सकता है अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर आती है, तो उसको आईएमएफ से मदद नहीं मिलेगी, वर्ल्ड बैंक से हेल्प नहीं मिलेगा, आईएमएफ से लोन वगैरह नहीं ले सकते, उनके कंट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह कम हो जाता है, ऑल दैट सर। मतलब बेसिकली उनकी फजीहत हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में कि भैया तुम तो टेररिस्ट लोगों को फंडिंग करते हो, है ना। तो पाकिस्तान के इसमें वही है, काला मुंह हो जाता है, बेसिकली नाक कट जाती है। तो पाकिस्तान अपने आप को बाहर लेके आने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, आ भी सकता है इस बार वो ग्रे लिस्ट से बाहर। पहले भी ऐसा हो चुका है, 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था, लेकिन 2018 में दोबारा ग्रे लिस्ट में चला गया था। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, और प्रॉफेट मोहम्मद जी के जो अगेंस्ट में रिमार्क्स वगैरह किए गए हैं उसके बारे में। तो ये भी बहुत रिपीटेड सा टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आता कि हिंदू वाले जो है एक ही टॉपिक को बार बार क्यों देते हैं, जबकि ऑलरेडी हम इसको अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे, राइट। तो ये 57 स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हम लोग मुस्लिम वर्ल्ड की जो है कलेक्टिव वॉइस है। हालांकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाइयां होती रहती हैं, है ना। यमन, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, दुनिया भर के झगड़े होते रहते हैं। इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है? इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्री हैं यहाँ पे जो उनके बहुत बढ़िया गाढ़ा रिलेशनशिप है भैया। यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया, इराक, ये हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से हैं। तो इंडिया के साथ अच्छा खासा रिलेशन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कश्मीरी मुद्दे को लेकर ये लोग पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया
इंडिया में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, उसके बावजूद भी इंडिया ओआईसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और इवन इंडिया भी नहीं बनना चाहता इसका पार्ट, क्योंकि इंडिया किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एक्चुअली बनना नहीं चाहता। हम लोग सेकुलर कंट्री है ना, वो सारी चीजें। म्यूजिक ऑन द इंडिक सिविलाइजेशन एंड द इंडियननेस, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सुनने को मिलेंगी, मजेदार। तो शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, आज कोई खास एडिटोरियल आया नहीं था, लेकिन थैंक गॉड के इन्होंने जो है कुछ खास एंटी गवर्नमेंट आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं लिखे हैं। और वैसे भी हमारा काम ओपिनियन जानना नहीं है, तो हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो ओपिनियन हमारा पर्पस नहीं होता, हमारा पर्पस आइडियाज होता है, ठीक है। आइडिया पता चलना चाहिए रादर देन ओपिनियन। ओपिनियन तो किसी का कुछ भी हो सकता है ना, आइडिया के ऊपर बात करनी चाहिए। तो इनका जो आइडिया है वो कहता है इंडिक सिविलाइजेशन। इंडिक मतलब ऐसी सिविलाइजेशन जो इंडिया से इंपैक्ट होती है। अब आप कंबोडिया में चले जाइए, सबसे बड़े हिंदू टेंपल कहां पे हैं? वो है कंबोडिया में, जिसे अंकोर वाट कहा जाता है। कंबोडिया में अगर आप आज जाओगे ना, सिर्फ अंकोर वाट के टेंपल ही नहीं बल्कि उनके जो लोकल कल्चर्स हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है हिंदुइज्म का इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा हिस्ट्री रही है जब साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था इंडिया का। धीरे धीरे डेफिनेटली वो डिसअपियर हुआ जब से बुद्धिज्म ने ग्रो करना शुरू किया, तो हिंदुइज्म थोड़ा सा वहां पे कम हो गया। बट आज भी जब वो पीक पे हुआ करता था तो कल्चर, म्यूजिक, डांस, माइथोलॉजी जो है बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड हुआ करती थी, जैसा कि आजकल वहां पे नजर भी आता है। इवन आज भी थाईलैंड के जो राजा होते हैं, जब उनकी ताजपोशी होती है तो वहां पे ब्राह्मण प्रीस्ट जो है वहां पे हवन करवाते हैं। आज भी ये वहां पे कल्चर अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं, जैसे जावा के अंदर है ना, जावा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जावा में आज भी जो नाम रखे जाते हैं वो संस्क्राइज्ड नेम होते हैं, जैसे अरेबिक नेम नहीं होते हैं, संस्कृत में नाम रखे जाते हैं आज भी, इवन वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी। तो ये क्या, ये कल्चर का इंपैक्ट ही तो है, और क्या हो सकता है। इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइन है वो आज भी गरुड़ा है, गरुड़, जो कि गणेश जी का जो है वाहन माना जाता है ना, वो सारी चीजें। इंडोनेशिया के अंदर ही जो वहां का बेस्ट सिगार कंपनी है उसका नाम रामायण है, तो वो कल्चर के साथ जो है उन्होंने वो चीजें उठाई है वहां से। फिलीपींस के अंदर जो बहुत पॉप डांस बैले है वहां पे, जो कि राम और सीता की कहानी को बयान करता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल डांसेस हैं वो कृष्णा और महाभारत और रामायण से इंपैक्ट इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे ही वहां पे भी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थाईलैंड के अंदर जो है कई सारी सिटीज का नाम अयोध्या के नाम पे दिया हुआ है। थाईलैंड में आज भी ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे जो हनुमान जी और राम जी जो है उनकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं। संजीवनी बूटी वो लेके आए थे, ऑल दैट, अयोध्या के नाम से कई सारी सिटीज वहां पे हैं, है ना, थोड़ा सा। तो ये इन्फ्लुएंस जो है वहां पे नजर आता है, ठीक है। तो और भी जैसे इन्होंने कई सारी चीजें कही कि कुछ प्लेस हैं जो मैंने आपको बताई दिया रामायण से इन्फ्लुएंस्ड है। इवन 1782 तक थाईलैंड के जो किंग हुआ करते थे उनका नाम राम हुआ करता था, राम, सबका नाम राम होता था। अभी भी जो किंग है वहां पे, जिनका वैसे रियल नेम जो है वजीरालोकोन है, लेकिन उनको जो है राम 10 कहा जाता है, राम 10। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन जो है कल्चर का हुआ करता था, ठीक है। और जावा के अंदर जो है जैसे एक सिटी है जिसका नाम है योग्याकार्टा, तो जो कि अयोध्या से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उसको अपनी अयोध्या मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो आज के सिनेरियो में ये चीजें जो है किस तरह से लागू होती हैं। देखिए, एक चीज होती है सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन एक चीज होती है आइडेंटिटी। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, या हमारी आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ी हुई है, या हमारी आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के रीजन से जुड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी है प्रॉपर अभी, है ना, जो कि बाद में बनी है, पॉलिटिकल यूनिट बाद में बना है। लेकिन जब सिविलाइजेशन की बात करते हो तो सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है ना। आप तिब्बत में चले जाइए, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाइए, आपको इंडियन सिविलाइजेशन के प्रूफ अभी देखने को वहां पे मिलते हैं। तो आइडिया क्या है टुडे, व्हाट इज इंडिक सिविलाइजेशन आज के दौर में? आज के दौर में क्या इंडिक सिविलाइजेशन सिर्फ हिंदुइज्म, सिर्फ हिंदुत्व से रिलेटेड है, या फिर इसके बियॉन्ड आप लोग मेजर करते हो? इसके बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। तो आज के समय में जो हमारी जो सिविलाइजेशन है बेसिकली हाइब्रिड हो चुकी है। इसके एग्जांपल हैं। तो क्या आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन को सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन से जोड़ के देखेंगे, या फिर हम लोग उसमें जो है उसमें दूसरे उनको इन्फ्लुएंस को इंक्लूड नहीं करेंगे? जो हमारे यहाँ पे ईरानियन इन्फ्लुएंस हुआ, जो हमारे यहाँ पे टर्की इन्फ्लुएंस हुआ, जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ,
उसको भी इंक्लूड करेंगे ना, और वो हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं आज के समय में। जैसे आप क्लोथ्स की बात करते हो, तो आज अगर आप ट्रेडिशनल क्लोथ की बात करते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े भैया कौन से होते हैं, तो लोग शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल परिधान है ही नहीं। तो ये हम लोगों ने इन्फ्लुएंस के साथ ही तो आया है ना, और जो आज हमारी आइडेंटिटी का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। जैसे आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए, थोड़े समय पहले एक वोट हुआ था जिसमें जो है 7 वंडर्स के लिए वोट करना था, तो इंडिया के लोगों ने ताजमहल को जो है वोट किया। हम लोगों ने अंगोर वाट के लिए वोट नहीं किया, जो कंबोडिया के अंदर है, जो कि एक हिंदू टेंपल है। हम लोगों ने ताजमहल के लिए किया, क्योंकि ताजमहल हमारी आइडेंटिटी है, ताजमहल हमारा प्राइड है, ठीक है, जो कि हिंदुइज्म से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, हम लोग क्रिकेट के लिए कितने दीवाने हैं, जबकि क्रिकेट हमारा खुद का स्पोर्ट्स नहीं है। तो आज के समय जो कल्चर है वो हाइब्रिड हो चुका है, तो इसीलिए हमें इसी सच्चाई को भी देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चीज बोली थी कुछ समय पहले, फॉर मी हिंदू नेशन एंड इंडियन नेशन आर सिनोनिमस, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। जो हमारा इंडियन नेशन है वो सिर्फ हिंदू नेशन नहीं है, इसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाता है। इवन जब लोग हिंदू एज अ रिलीजन आइडेंटिफाई भी नहीं करते थे, उससे पहले से हमारी सिविलाइजेशन चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उससे पहले से हमारी सिविलाइजेशन चल रही है। कोई नया सिविलाइजेशन नहीं है हमारा ना, बहुत पुराना है। इसलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हमारे साथ आइडेंटिफाई करती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उस टच को हम लोगों ने कहीं ना कहीं भुला दिया है। हमारी जो जड़ें थी, जड़ों से कहीं ना कहीं हम लोग दूर हट रहे हैं, और एक जो है कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं। तो अपने हेरिटेज के ऊपर हमें प्राउड करने की बिल्कुल डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है सिर्फ उसको हिंदू से जोड़ के देखें या हिंदुइज्म से जोड़ के देखें। सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो एक हाइब्रिड कल्चर होता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है और बाद में एक नया कल्चर बन के उभरता है, ठीक है। तो वो इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है यहाँ पे। 2 सवाल मेरे जो है ये कल वाले सवाल थे, जो कि दोनों का आंसर जो है दे दिया है मैंने यहाँ पे, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 एंड नीदर 2। थोड़ा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लैंग्वेज जो पार्लियामेंट होती है उसके बारे में है, कोरम के बारे में है, ठीक है। कोरम मतलब एक पर्टिकुलर अटेंडेंस होनी चाहिए हाउस के अंदर, तभी जो है हाउस चलेगा, ठीक है। मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए या फिर 1/10 मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग द स्पीकर। तो उसके बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के बारे में थोड़ा इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। और इस बार यूपीएससी में जो सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। आप क्लियरली देख सकते हो, द हिंदू में वो आर्टिकल आया था, और ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था, ठीक है। तो ये टिग्रे वाला टॉपिक हम लोगों ने क्लास में पूरी तरह से किया था कि इथोपिया के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है, तो अम्हारा यहाँ पे ये जो है लोकेशन है जगह का, तो ये अम्हारा देखिए आप यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जो कैटालोनिया के अंदर जो वहाँ पे मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, कैटालोनिया स्पेन के अंदर, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये भी यहाँ पे सवाल आया है। द हिंदू में ही अभी जो है 2021 में टॉपिक आया था, जिसमें व्हाट हैपन टू द आर्मेनियंस इन 1915, जिसमें इन्होंने जो है एनाटोलिया की बात किया था, तो टर्की वाले इशू के बारे में बात किया था। ये भी द हिंदू से ही आर्टिकल आया है। तो करंट अफेयर से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है बी, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। आगे भी अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो, तो आप ये इंश्योर हो सकते हो कि कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो आपके जो है 25 से 30 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाते हैं, और जो आपकी सिलेक्शन को बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कट ऑफ के अंदर। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर को सीरियसली लिया करो, ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। एडिटोरियल वगैरह के क्वेश्चन लिखने की कोशिश किया करो, प्रीलिम्स के लिए कहाँ से चीजें आ सकती हैं वो थोड़ा जानने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।